से कम हमारे यहाँ कहावत है कि गुड़ खा के अगर मीठा ना लगे तो मतमता तो लगना चाहिए, कोई स्वाद तो आना चाहिए। सुबोध भाई हंस रहे हैं, आप भी तो हमारे साथ ही थे। हाँ मान्य अध्यक्ष जी, बोलिए आप संसदीय कार्य मंत्री बोलेंगे तो मैं कोई बात कहूँ तो कदापि उचित नहीं है। इतना ऐसा नहीं है कि कोई किसी पे एहसान कर रहा है, ऐसा नहीं कि उत्तराखंड के लोगों पर कोई एहसान कर रहा हो इस बात को लेकर के कि हम सरकार में है तो हम ही कर रहे हैं। और मैं कहता हूं लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि यहाँ पर पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। आज प्रदेश के लोग हमारे चाल चरित्र और चेहरे को देख रहे हैं, उन्हें हमसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। उन्होंने हमको चुन करके यहाँ भेजा है तो वो ये उम्मीद करते हैं, ये भरोसा हम पर करते हैं कि जो लोग सत्ता में है उस सत्ता का निर्वहन सही तरीके से करें, जो विपक्ष में है वो विपक्ष का निर्वहन सही तरीके से करने का काम करें। मेरे ख्याल से सांसदों को भी ये पता नहीं होगा कि कौन से गांव को उन्होंने गोद लिया था, उस गांव की स्थिति क्या है। इस सांसदों को आखिर क्यों किसको आप चोर रास्ते से इस राज्य के अंदर लाना चाहते थे। और जब लोगों ने आंदोलन किया, जब लोगों ने इस बात को कहा, डेमोग्राफिकल चेंजेस की बात उठती है, लोग कहते हैं कि लोग आ रहे हैं। भाई जब आप रास्ता खोल रहे हैं तो लोग तो आएंगे ही, उनको आप रोक पाएंगे? रोक सकते हैं? देश का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम देश के किसी भी हिस्से में जाकर के निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो क्या ये सदन उसको रोक सकता है? लेकिन गैर कानूनी रूप से नहीं रह सकता है ना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि मूल निवास प्रमाण पत्र हम कब करें, व्यवस्था आप करिए ना। मैं कहां कह रहा हूं कि मत करिए आप व्यवस्था। आपने दूसरे प्रदेश के व्यक्ति को ये इजाजत दी है कि आप जो यहां आकर के जमीन खरीद सकते हैं। जब आदमी जमीन खरीदेगा तो निवास तो करेगा ही करेगा ना। पाल सुमीरा रेसिडेंसी जो किच्छा में टोल प्लाजा के पास NH9 पर स्थित है। मॉडर्न सुविधाओं, हरी भरी खुली जगहों और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पाल सुमीरा रेसिडेंसी लग्जरी लाइफस्टाइल की एक नई पहचान। उत्तराखंड में देहरादून की चकराता विधानसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जब सदन के भीतर बोलते हैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही उनकी बातों को नजर गड़ाकर सुनते हैं। उत्तराखंड रजत जयंती के अवसर पर संचालित उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने प्रदेश की मूलभूत समस्याओं को बारीकी से छुआ। कांग्रेस विधायक ने कहा कि प्रदेश की जनता उम्मीदों से सदन के भीतर नजर गड़ाकर देखती है। प्रीतम सिंह ने कहा सरकार किसी भी पार्टी की हो वह जनता पर एहसान नहीं करती। चलिए अब आपको सुनवाते हैं यह पूरा उद्बोधन। बहुत सम्मानित हमारे विधायक हैं। जो बात मैंने कही उस बात से उनको पीड़ा हुई, लेकिन जो कटु सत्य है उसको स्वीकार करने में मैं समझता हूँ कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। क्या ये सत्य नहीं है कि जब लोकसभा और राज्यसभा में राज्य निर्माण का प्रस्ताव गया तो क्या उसे सर्वसम्मति से पारित नहीं किया गया? क्या कांग्रेस का योगदान उसमें नहीं रहा? राज्यसभा में तो उस समय की सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं था, ये भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। राज्य निर्माण में ये हमने जब ये स्वीकार कर लिया कि हम स्वीकार करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रदेश को बनाने का काम किया है, तो वहीं दूसरी ओर कम से कम हमारे यहाँ कहावत है कि गुड़ खा के अगर मीठा ना लगे तो मतमता तो लगना चाहिए, कोई स्वाद तो आना चाहिए। आप तो उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो माननीय अध्यक्ष जी, तो इस राज्य बनाने में बहुत कुछ जो है हमने पाया भी है, खोया भी है। राज्य का निर्माण हुआ, 17 महीने अंतरिम सरकार रही। उस सरकार का जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने भी प्रदेश के विकास की बात कही। उसके बाद 2002 में जब इस प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी, जिस सरकार का नेतृत्व पंडित नारायण दत्त तिवारी जी कर रहे थे। मुझे कहते हुए कोई गुजरेज नहीं है। आदरणीय तिवारी जी के बारे में इस सदन में कई सदस्यों ने अपनी भावनाएं का इजहार किया, लेकिन मैं कह सकता हूं कि नारायण दत्त तिवारी जी जैसे व्यक्तित्व ने
इस प्रदेश का नेतृत्व किया और एक मजबूत आधारशिला रखने का काम किया। सुबोध भाई हंस रहे हैं, आप भी तो हमारे साथ ही थे। हाँ, इसलिए नहीं हंस रहा, मैं इसलिए हंस रहा कितनी बार जाके विधायकों के ग्रुप में जब उनको हटाने की चाल खेली जाती थी, मुझे ध्यान होता था बीच में लगातार तुमको घर का भेदी लंका ढाए, अरे घर के भेदी लंका ढाए। माननीय अध्यक्षा जी, विभीषण ने अच्छा काम किया, तभी तो अरे तुम विभीषण थोड़ी हो यार, तुम तो जयचंद्र हम तुमको विभीषण थोड़ी बनाएंगे। अच्छा चलिए बोले आप, समय का ध्यान रखें। माननीय अध्यक्षा जी, बोलिए आप बोलिए। संसदीय कार्य मंत्री बोलेंगे तो मैं कोई बात कहूँ तो कदापि उचित नहीं है। इतना आपने कहा मैं हंस रहा हूँ इसलिए कहा, मुझे याद आया ना कि उस समय चल माननीय सदस्य जी बोलिए। बोल भाई कितने दुखी हो वहाँ चेहरे देखो। हाँ डेपुटेशन में जाके अब क्या कर दिया, तुम भी तो वही हो और गए पूछा कांग्रेस का खा पी के यहाँ पहुँच के कांग्रेस का पहुँच रहे, शर्म नहीं आ रही तुमको। माननीय अध्यक्षा जी, मैं कह रहा था सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए आप। माननीय अध्यक्षा जी, मैं कह रहा था तिवारी जी के नेतृत्व में हम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़े। अभूतपूर्व विकास उनकी सरकार के समय हुआ। उसके बाद सरकार बदली, भाजपा की सरकार आई, उस सरकार में भी इस प्रदेश का विकास हुआ है। देखिए, सरकार किसी की भी हो, सरकार का ये नैतिक दायित्व बनता है कि जो जिम्मेदारी उनको ऊपर सौंपी गई है उस जिम्मेदारी का वो निर्वहन करने का। विकास की बात करें तब चाहे खंडूरी साहब हो, चाहे निशंक जी हो, चाहे बहुगुणा जी हो, चाहे हरीश रावत जी हो, चाहे त्रिवेंद्र रावत जी हो, या तीरथ रावत जी हो, या वर्तमान में मुख्यमंत्री धामी, ये सबका दायित्व बनता था। ऐसा नहीं है कि कोई किसी पे एहसान कर रहा है, या ऐसा नहीं कि उत्तराखंड के लोगों पर कोई एहसान कर रहा हो इस बात को लेकर के कि हम सरकार में हैं तो हम ही कर रहे हैं। और मैं कहता हूं, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि यहाँ पर पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। जब सरकार चलती है तो कहीं पर भी अगर कहीं कोई गलती होती है तो विपक्ष अपनी भूमिका अदा करने का काम करता है, सरकार को इंगित करते हुए ये कहने का प्रयास करता है कि जिस दिशा में आप चलने हैं उस दिशा में ये उत्तराखंड राज्य का भविष्य संरक्षित नहीं रह सकता है, सुरक्षित नहीं रह सकता है। आज पलायन की हम बात करते हैं। माननीय अध्यक्षा जी, पलायन को रोकने के लिए पलायन आयोग का गठन किया गया और पलायन आयोग ने जो रिकमेंडेशन अपनी दी है, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि पलायन आयोग के नाम क्या हो उसके लिए भी 3 बैठकें हुई। पहले उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का गठन हुआ, ये 25 अगस्त 2017 को हुआ। फिर 3 सितंबर 2018 को ग्राम विकास एवं पलायन रोकथाम आयोग बना। फिर 23 जुलाई 2022 को ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग का गठन हुआ। पलायन आयोग बना, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये पलायन आयोग का गठन हुआ और गठन होने के बाद पलायन आयोग ने पलायन के जो प्रमुख कारण बताए हैं और उन प्रमुख कारणों को हम लगातार इस सदन के अंदर कहते हैं और सदन के बाहर भी कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध नहीं है, शिक्षा की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है और जो विकास पर्वतीय क्षेत्र में होना चाहिए उस गति से विकास नहीं हो पाया। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम पर्वतीय क्षेत्र की विधानसभा के लोग हैं, हमको पता है कि जब हम मैदानी क्षेत्र में कोई काम करते हैं तो उसमें कम धन खर्च होता है। जब हम पर्वतीय क्षेत्र में विकास के कार्यों को अमले जामा पहनाने का काम करते हैं तो वहाँ पर धन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसलिए कठिनाई हमारे सामने है। तो पलायन आयोग ने कह दिया कि भाई ये कारण है, इन कारणों की वजह से जो है वहाँ पलायन नहीं हो वहाँ पर जो है
पलायन हो रहा है, लेकिन पलायन आयोग की जो संस्तुतियां हैं उन संस्तुतियों पर निश्चित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। आयोग का गठन अगर हुआ है तो आयोग की जो संस्तुतियां हैं सरकार उस दिशा में कार्य करे। अगर उस दिशा में कार्य करेंगी तो शायद संभवतः हम अपनी बात लगातार नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि पलायन आयोग की जो रिकमेंडेशन थी उस रिकमेंडेशन के आधार पर सरकार ने काम किया है, इसलिए हम उत्तराखंड को आगे ले जाने में कामयाब हो सकते हैं। आज हम कहते हैं कि उत्तराखंड राज्य भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। हम एक दूसरे पर आक्षेप लगाने का काम करते हैं। आक्षेप लगाने से बात नहीं बनेगी। आज अगर बात बनेगी तो इस बात को लेकर के बनेगी कि क्या हम तदनुसार काम कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि आज प्रदेश के लोग हमारे चाल, चरित्र और चेहरे को देख रहे हैं। उन्हें हमसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। उन्होंने हमको चुन करके यहां भेजा है तो वो ये उम्मीद करते हैं, ये भरोसा हम पर करते हैं कि जो लोग सत्ता में है वो सत्ता का निर्वहन सही तरीके से करें, जो विपक्ष में है वो विपक्ष का निर्वहन सही तरीके से करने का काम करें। ये हालत है। अमृत योजना, मैं तो समझ रहा था जब भारत सरकार ने ये अमृत योजना दी जिसमें ऋषिकेश का भी संभवतः चयन हुआ था, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। सांसद आदर्श ग्राम योजना, मेरे ख्याल से सांसदों को भी ये पता नहीं होगा कि कौन से गांव को उन्होंने गोद लिया था, उस गांव की स्थिति क्या है, ये सांसदों को ये पता है। अरे भाई, हम कैसे उत्तराखंड की कल्पना कर रहे हैं, हम किस राह पर चल रहे हैं, ये उत्तराखंड के लोग देखने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए बार बार ये आवाज उठती है, इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप इस उत्तराखंड राज्य का आगे बढ़ना वो बड़ा दुर्लभ हो गया है। इतर उसके हम चलने का काम करें। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्षा जी, भू कानून का मैं जिक्र करना चाहूंगा। आज हम डेमोग्राफिकल चेंज की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं, इस राज्य के अंदर जब पहली कांग्रेस की सरकार बनी थी आदरणीय तिवारी जी के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं हमने एक भू कानून बनाने का काम किया। 500 वर्ग मीटर जो है बाहर का व्यक्ति यहां जमीन खरीद सकता था। उसके बाद 2007 में खंडूरी जी की सरकार, मैं खंडूरी जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भू कानून को और मजबूत करने का काम किया। उन्होंने 250 वर्ग मीटर बाहर के व्यक्ति को जमीन खरीदने का अधिकार दिया। लेकिन उसके बाद फिर आपकी सरकार आती है जो सत्ता में, त्रिवेंद्र राव जी की सरकार आती है। 6 अक्टूबर 2018 को त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार उत्तर प्रदेश जमींदारी अनुमूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन करने का काम करती है और खरीदी जाने वाली भूमि की सीमा हटा दी जाती है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? किसको आप चोर रास्ते से इस राज्य के अंदर लाना चाहते थे? और जब लोगों ने आंदोलन किया, जब लोगों ने इस बात को कहा, डेमोग्राफिकल चेंजेस की बात उठती है, लोग कहते हैं कि लोग आ रहे हैं। भाई, जब आप रास्ता खोल रहे हैं तो लोग तो आएंगे ही। उनको आप रोक पाएंगे? रोक सकते हैं? डेमोग्राफिकल चेंजेस की बात जब उठती है माननीय अध्यक्षा जी, तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई डेमोग्राफिकल चेंजेस कैसे हैं? क्या कोई विदेश का नागरिक आया है? सीमा पार करके आया है? अरे, इस देश के नागरिक को इस देश में कहीं पर भी जाने और निवास करने की स्वतंत्रता है। देश का संविधान हमको इसकी इजाजत देता है। और मैं संविधान की उन लाइनों को भी पढ़ना चाहता हूं जिस संविधान ने यह कहा है, अनुच्छेद 15 भारत का संविधान, धर्म, मूल वंश,
जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। जब देश का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम देश के किसी भी हिस्से में जाकर के निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, तो क्या ये सदन उसको रोक सकता है? लेकिन गैर कानूनी रूप से नहीं रह सकता है ना। मैंने कहा ना कि अगर कोई विदेशी नागरिक है तो यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है, यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है कि वो ऐसे नागरिकों को यहां से निकालने का काम करें। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आपने जो है गैर जिम्मेदाराना काम किया। नहीं, विदेशी नहीं, अगर इस देश का रहने वाला भी कानून का उल्लंघन करेगा, अरे उल्लंघन वो उसको तो उसको रोका जाएगा। एक माननीय विधायक जी ने कहा कि उल्लंघन करेगा। अरे भाई, उल्लंघन आप करें, मैं करें तो सजा तो मिलेगी। इसमें क्या, उसमें तो आपको भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। भाई, संविधान मैं ये नहीं कह रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करिए। मैं ये कह रहा हूं कि डेमोग्राफिकल चेंजेस की बात हो रही है। वो तो भाई अगर चलिए, इसी संविधान ने मूल निवास को परिभाषित किया, जरा उसको पढ़ लीजिए, एक बार थोड़ा क्लियर कर लीजिए। नहीं, अगर यही अवधारणा है तो ये प्रदेशों में मूल निवास की अवधारणा कहां से आ गई? इसी संविधान ने सारे प्रदेशों को एक अधिकार दिया है और उस प्रदेशों में एक अवधारणा है कि उसका मूल निवासी डिफाइन होगा। आप उसको भी साथ साथ लीजिए ना। मैं किसी आने जाने पे कोई रोक टोक थोड़ा रहा है, कौन मना कर रहा है? लेकिन हक हकूक की जब बात हम करते हैं, जब मूल निवास के अधिकारों की जब हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अवधारणा लागू होती है। आप उस पर भी चर्चा कर लीजिए। कल आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। आप होती मेरी चर्चा और आसान हो जाती। 25 मिनट हो आप थे गए। नहीं। 25 मिनट हो गए। 25 मिनट, बस 2-3 बातों को कहना चाहूँ। 25 मिनट हो गए। 5 मिनट में आप मैं उसके बाद मैं माननीय अध्यक्ष जी, नहीं 25 मिनट, अब इतना वाक्यों को हम नहीं बोलने देना। नहीं 25 मिनट आपने बोल चुके, 5 मिनट हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि मूल निवास प्रमाण पत्र हम कब करें? व्यवस्था आप करिए ना। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मत करिए आप व्यवस्था। आपने दूसरे प्रदेश के व्यक्ति को ये इजाजत दी है कि आप जो यहाँ आकर के जमीन खरीद सकते हैं। जब आदमी जमीन खरीदेगा तो निवास तो करेगा ही करेगा ना। अगर आप उसको जिन चीजों से आप उनको वंचित करना चाहते हैं, वंचित करिए। मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ चमोली जी।